हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं करण चौधरी और आप देख रहे हैं पॉलिटी 2.0 बाई करण चौधरी। प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत ही मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास मैं हमेशा करता रहता हूँ। इस बार भी एक प्रयास किया जा रहा है। तो पॉलिटी क्लासेस आप देख रहे हैं। पॉलिटी में एक सीरीज हमारी चल रही है, सीरीज का आप आनंद ले रहे हैं। तो कल की क्लास का मैं रिकैप करना चाह रहा था कि कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, उसके बारे में आज हम बात करना आपसे चाह रहे थे। कल हमने कहां तक पॉलिटी को लेकर पढ़ा था? तो कल हम बात कर रहे थे कि संविधान सभा यानी कि संविधान हमारे भारतीयों को जबरदस्ती अंग्रेजों ने 1773 के एक्ट से शुरुआत करके 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, मतलब 1773 के एक्ट के बाद अंग्रेजों ने 84 ये वो 33 बहुत सारे एक्ट अंग्रेज लेकर आए भारत में। और इतने सारे एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने फाइनली भारत देश को अपना एक गुलाम कंट्री बना दिया और हम उनके गुलाम बन गए। और उनकी जो गुलामी थी, हम उस गुलामी को हटाने के लिए स्वराज की मांग कर रहे थे। यानी भारतीयों के पास एक ऑप्शन था कि भारतीय ये कह रहे थे कि हमें राज तो चाहिए, लेकिन राज हमें अंग्रेजों का नहीं चाहिए, राज हमें स्वयं का चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। ऐसी भारतीय डिमांड कर रहे थे। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, नमस्कार जिनके कमेंट आ रहे हैं सभी को प्रणाम। तो अब स्वराज की भारतीय मांग कर रहे थे। अब स्वराज कैसे आएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज करना, और स्वयं के राज का निर्माण भारतीयों के लिए कैसे किया गया, इस टॉपिक को आपको समझना है। इस बात को पूरी की पूरी जानने का आपको कोशिश करना है। तो इसके लिए स्वयं का राज तो तभी बन सकता था जब भारतीय अपने संविधान को, अपने नियमों की किताब को खुद अपनी मर्जी से अपने आप लिखते। इसी बात को लेकर जो है भारतीयों ने स्वराज की मांग करी। आपने ये पढ़ा होगा। तो स्वराज की मांग हुई। उस स्वराज की मांग के बाद धीरे धीरे मांगे होती रही और हम लोगों ने अपने नियम और कानून बनाने के लिए एक सभा की मांग रखी, जिस सभा को आप संविधान सभा के नाम से जानते हैं। तो मैं आपकी क्लास को यहाँ से लिंक करके ऐसे लेकर चल रहा हूँ और लास्ट में हम पढ़ेंगे, हम एक संवैधानिक विकास क्रम का एक चैप्टर जो है आपका, उसकी वीडियोस आप देख लेना, काफी सारी अवेलेबल है। मैं पिन करा दूंगा अपने YouTube चैनल से ही, उससे आप संवैधानिक विकास क्रम के बारे में पढ़ सकते हो, आपको पूरा फील भी आ जाएगा। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे कि हमारे देश में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या सिस्टम रहा भारत में संविधान निर्माण का। प्रणाम भाई मनीष कुमार, प्रणाम। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज संविधान के निर्माण के बारे में कुछ विशेष चीजों को जानिए। संविधान अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ यानी ऐसा नियमों का संग्रह जिसके द्वारा पूरे देश का सिस्टम चलाया जाता है। तो संविधान का निर्माण हमारे देश में लिखित संविधान है और लिखित संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो संविधान सभा है कि संविधान सभा कैसे बनी, क्या इसके पीछे प्रोविजन थे। मैं आपको विश्व की संविधान सभा से अवगत कराते हुए भारत की संविधान सभा पर लेके चलूंगा। यानी पहले हम बात करेंगे विश्व की संविधान सभा पे और फिर मैं आपको भारत की संविधान सभा पर लेके चलूंगा। अगर मैं इस टॉपिक को लिखाना चाहूं संविधान सभा की मांग, तो इसमें कई सारी डायमेंशंस बनती हैं। संविधान सभा की मांग की बात करें तो इसमें दो डायमेंशन निकलती हैं। एक डायमेंशन निकलती है विश्व में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कहां पर हुई। एक निकलती है कि भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कहां पर हुई। तो विश्व में संविधान सभा की अगर मांग की बात करते हैं, यहां से प्रश्न एग्जाम में बनता है तो पूछ लेता है कि दुनिया में पहला संविधान कौन से कंट्री का है। तो दुनिया में पहला संविधान अमेरिका के संविधान है। तो विश्व की सबसे पुरानी जो संविधान सभा है वो अमेरिका की संविधान सभा है। 1787 में अमेरिका की संविधान सभा बनी थी। ये प्रश्न आजकल कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये कभी कभी पूछ लेता है कहां पर बनी थी। तो फिलाडेल्फिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिलाडेल्फिया। ये फिलाडेल्फिया, इसमें इनका एक सम्मेलन हुआ था, यहां पर अमेरिका की संविधान सभा बनी थी। इसके बाद अगर बात करें तो फ्रांस की संविधान सभा बनी 1789 में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1789 में फ्रांस की संविधान सभा का गठन हुआ था। 1789 में, जिसे कहते हैं द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। आप लोग क्या करें, आप लोग इस सारी चीजों को लिखते जाए। द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, ये डेटा काफी मेहनत से कलेक्ट किया गया है, आप इसको लिखते चलें क्योंकि आगे के वर्तमान के एग्जाम जो भी होंगे आपके, उनमें इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी संविधान सभा कौन से कंट्री की है,
अगर पूछ ले कि संविधान सभा का विचार किसने दिया था, तो संविधान सभा के विचार की अगर मैं बात करूं कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार कहां आया था, यह भी अपने आप में प्रश्न हो सकता है। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, सभी को प्रणाम प्यारे साथियों, मजे से क्लास का आनंद ले और क्लास को लिखते चले जाए। तो अगर संविधान सभा के विचार की अगर आपसे बात कर ले कि संविधान सभा का विचार कहां आया, तो अगर मैं पूछूं कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार, थॉट, तो थॉट अपने आप में एक अलग एस्पेक्ट है। संविधान सभा का विचार कहां आया, तो विचार की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंग्लैंड में संविधान सभा का विचार आया था। जैसे कि इंग्लैंड में मौलिक अधिकारों का विचार आया, उसी प्रकार से इंग्लैंड में संविधान सभा का विचार आया था। हेनरी मेन था जिसने संविधान सभा का पहला विचार इंग्लैंड में दिया था। अब आप कहें गुरुजी ये तो बड़ी अलग सी इंफॉर्मेशन हो रही है कि हमारे पेपर में इंफॉर्मेशन आएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी को कुछ पता नहीं होता। आप इन चीजों को लिखें, जब कल को किसी को पढ़ाओगे या खुद पढ़ोगे तो ऐसी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि संविधान सभा का विचार कहाँ आया था। सबसे पहली बार विचार, एक क्वेश्चन आपके सामने ये बन गया एग्जाम में, संविधान सभा विश्व की सबसे पहली संविधान सभा फ्रांस में कब बनी थी। ये प्रश्न आपके सामने है, इन प्रश्नों को आप ध्यान देंगे, आपको काफी इंफॉर्मेशन जो है लगेगी। अच्छी लगी है थम्स अप करिए। फिर मैं आपको एक प्रकार से भारत की संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, यानी आप पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो भी आप बेसिक से पढ़ के चलो ना। देखो संविधान सभा, मैंने इसको तोड़ दिया भाई। ऐसा तो नहीं है कि आप भारत की संविधान सभा पढ़ते हो और डायरेक्टली आप टॉपिक पे आते हो भारत की संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा आई कहां से? संविधान सभा भी कोई विचार होना चाहिए ना, कि संविधान सभा भी कोई चीज होती है जिसके द्वारा संविधान का निर्माण होता है। तो इंग्लैंड में हेनरी मेन ने संविधान सभा नाम का विचार सबसे पहले दिया था, और अमेरिका में फिलाडेल्फिया में सबसे पहले संविधान सभा का सम्मेलन हुआ, और इसके बाद 1789 में फ्रांस की संविधान सभा बनी, और यही विचार आगे फैलता चला गया, क्योंकि इंग्लैंड में तो संविधान अनरिटन है। अब मैं प्रश्न करूं संविधान सभा, भारत की संविधान सभा के बारे में। अब हम जानते हैं कि भारत की संविधान सभा कैसे बनी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारत की संविधान सभा। आप इन चीजों को लिखते चले। वैसे आज आपको पीडीएफ मिलेगी। कल क्या हुआ था कि पीडीएफ नहीं मिल पाई आपको, क्योंकि पीडीएफ का जो मैंने लिखा था वो मिट गया था, तो हम आपको पीडीएफ नहीं दे पाए। आज आपको पीडीएफ मिलेगी, लिंक दिया गया नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में पिन है लिंक ना, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और पीडीएफ से आप आराम से पढ़ सकते हो। प्लस कल से क्लास में एक नई चीज होने वाली है कि जो मैं पढ़ाऊंगा इसके ऊपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर रोजाना मॉर्निंग में 11 बजे इसके ऊपर एक क्विज हुआ करेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो इस क्विज का आप आनंद लेंगे, उस क्विज से आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, हालांकि मैं भी आपके सामने प्रश्न लेकर आया करूंगा। अब बात करते हैं भारत की संविधान सभा की, बात करते हैं कि भारत में संविधान सभा की मांग कब हुई। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1895 में बात करते बाल गंगाधर तिलक की। आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा इनका, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने, मैं लिख रहा हूं यहां पर, भारत में सबसे पहले जो मांग करी बाल गंगाधर तिलक ने करी, संविधान सभा की मांग। ये मांग कहां पर हुई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्होंने एक विधेयक था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक को आप लोग स्वराज बिल बोलते हैं, और स्वराज बिल में इन्होंने स्वराज की मांग करी थी, और उसी स्वराज की मांग को हम संविधान सभा की मांग के रूप में देखते। तो इन्होंने स्वराज की मांग करी थी, उसी स्वराज की मांग को आप संविधान सभा की मांग के रूप में देखते हैं। तो भारत की संविधान सभा की जो मांग है इसे आप दो एस्पेक्ट में बांटते हो। एक तो बांटते हो औपचारिक मांग, एक बांटते हो अनौपचारिक मांग। तो सबसे पहली मांग इनकी आप देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार काम आ जाती है, कि बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग करी थी स्वराज विधेयक में। ठीक है, एक बार जरा जूम करके मुझे कमेंट दिखाओ, जिससे कि मैं अपने प्यारे बच्चों के कमेंट पढ़ सकूं। मित्रों, भाइयों और दोस्तों, इस क्लास का पर्पस ये है कि आपकी तैयारी को एक उम्दा लेवल तक तैयार कर देना, जिससे कि भविष्य में आपको कभी रिसर्च ना करनी पड़े, कि हम इतनी रिसर्च करके आए कि आपको ना करनी पड़े कि ये पॉलिटी भी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पीछे की स्लाइड पे मैंने जो चीजें लिखाई हैं, ये आपको लक्ष्मीकांत, घटना चक्रा, BL फाड़िया, या मैं बात करूं रुचि त्यागी, मैं बात करूं जैन पांडे, MP जैन, ऐसी किताबों में जानकारी नहीं दे रखी है। तो सामान्यतः जनरल एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हो तो ऐसी किताबें उपलब्ध नहीं है मार्केट में जो ऐसी जानकारी को संग्रहित करती हो।
ऐसी जानकारी कुछ स्पेशल बुक्स होती है जिन्हें कमीशन कभी कभी रेफर करता है और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बना देता है, जिन प्रश्नों पे आप सोचते हो ये प्रश्न कहां से आया है। तो उन्हीं प्रकार के प्रश्नों के उत्तर इस क्लास में मैं आपको देता चलूंगा, आप आराम से पढ़िए। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में सबसे पहले इसकी मांग करी। इसके बाद जो सबसे दूसरी जो मांग है वो 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1918 में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। ये भी अच्छी इंफॉर्मेशन है जो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। 33rd कांग्रेस सेशन हुआ था दिल्ली में। इस कांग्रेस सेशन में कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था, देखो ये अनौपचारिक मांग थी, कांग्रेस पार्टी ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन साइन किया था कि भारत की पूर्ण आत्मा, यानी इसे कहते हो आप सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। अब सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, आप ये कह सकते हैं जनरली इसको कि भारत की पूर्ण आत्मा की अभिव्यक्ति, भारत की पूर्ण आत्मा की अभिव्यक्ति। ये एग्जाम में आजकल पूछा गया है कि पूर्ण आत्मा की अभिव्यक्ति तब होगी जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर लेंगे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल डिमांड नहीं थी। 1918 में कांग्रेस ने ये बात रखी थी कि भारतीयों की पूर्ण आत्मा की व्यक्ति तब सामने आएगी 33 मई में सेल्फ डिक्लेरेशन में, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन भी इसे कहते हैं। स्वराज के लिए ये विधेयक लॉन्च हुआ था, स्वराज के लिए, ये स्वराज के लिए कांग्रेस ने इस बात को यहां पर रखा था कि हमारे लिए आप क्या करो, संविधान सभा का निर्माण करो, संविधान सभा भारत में होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बात 1919 में 33वें अधिवेशन में रखी थी, लेकिन ये कोई ऑफिशियल डिमांड नहीं थी। तो अब मैं आपको चर्चा कर रहा हूं सारी चीजों की। इसके बाद क्या हुआ कि इसी डिमांड को काटने के लिए 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ। 1919 में ब्रिटेन पार्लियामेंट में, यानी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट था उसने अपने यहां पर एक विधेयक लेकर आया और ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने इस बात को साफ साफ और क्लियर किया कि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण का जो अधिकार है, कि जब भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण होगा, इसका जो अधिकार है वो ब्रिटिश के संसद में निहित है। जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा, ब्रिटिश का संसद करेगा। ये बात जो कि हमारे जो कांग्रेस ने जो बात रखी, इस बात को इन्होंने पलट दिया और कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो इंडिया के लिए क्या करेगा, संविधान सभा का निर्माण कराएगा। इसी बात के बाद संविधान सभा की मांग आगे बढ़ी थी, नहीं तो महात्मा गांधी इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होते। 1922 में जब महात्मा गांधी इन्वॉल्व हुए तो यही कारण था कि 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो एक्ट था जिसने क्लियर किया था कि इंडियंस के लिए उनके संसद, उनके संविधान का निर्माण करने का पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर निहित है। अब आप कहोगे सर ये कौन सी इंफॉर्मेशन रही, हमने तो बड़ी बेसिक चीजें पढ़ी, 1895 में तिलक साहब ने मांग करी। देखो जनरल एग्जाम की अगर आप तैयारी करोगे बहुत बेसिक लेवल की, तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली मांग किसने करी, बाल गंगाधर तिलक ने। और ये मैंने आपको उत्कर्ष में ही पढ़ाया था, यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई थी। ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूं 1918 में कांग्रेस का, 1900 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ये यूजीसी नेट वगैरह की आप तैयारी करते हो या फिर आप टीजीटी पीजीटी या कोई उच्च लेवल का आप एग्जाम देते हो, तो यहां से प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। इसके बाद संविधान सभा की जो मांग करी, संविधान सभा की जो मांग सामने आई वो करी महात्मा गांधी ने। तो जो विद्यार्थी चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, आप सीधे आगे बढ़ सकते हो। महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग बड़ी फेमस है। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये बोल दिया कि भारतीयों का निर्माण हम करेंगे, तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में एक यंग इंडिया मैगजीन आती थी महात्मा गांधी की। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया मैगजीन में संविधान सभा की मांग रखी। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, महात्मा गांधी जी ने कहा जी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, संविधान सभा हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन है और भारतीयों के लिए भारतीयों की संविधान सभा का निर्माण खुद भारतीय करेंगे, अंग्रेज कैसे कर सकते। तब महात्मा गांधी जी ने ये बात सामने रखी थी कि भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की जो है हमारी, वो संविधान सभा के निर्माण से होगी। ठीक है, तब ये महात्मा गांधी ने मांग रखी। बात समझ में आई। 1922 में महात्मा गांधी ने इस मांग को किया सबके सामने कि संविधान सभा का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 1922 के बाद आप पढ़ते हो कि संविधान सभा की मांग करी मोतीलाल नेहरू ने। तो मैं सारे के सारे पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, मोतीलाल नेहरू, और लास्ट में प्रश्न भी बता दूंगा किस प्रकार से फंसेगा। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग करी थी भाई साहब, कब करी थी, 1927 में, 1927 में
मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग करी थी? मोतीलाल नेहरू ने बॉम्बे सेशन हुआ था, बॉम्बे अधिवेशन में इन्होंने संविधान सभा की मांग करी थी। तो ये भी आप लिख सकते हो, बॉम्बे अधिवेशन में इन्होंने संविधान सभा की मांग रखी और बाद में यही मांग 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके अंदर भी यही मांग इन्होंने दोबारा से दोहराई, जो आपको देखने को मिलती है। तो अपने आप में एक बहुत प्यारा प्रश्न ही हो जाता है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही प्यारा प्रश्न आपसे देखने को मिल जाता है। इसके बाद 1934 में 1934 में जो आप पढ़ते हो कि एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग करी थी 1934 में। मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग कब करी थी? 1934 में संविधान सभा की मांग करी। ये संविधान सभा की औपचारिक मांग थी। अब आप बोलोगे सर ये औपचारिक मांग कैसे हुई? देखो, संविधान सभा की दो प्रकार की मांग हुई, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल डिमांड। क्योंकि ऑफिशियल डिमांड इसलिए रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने 1935 में इस मांग को कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर चुकी थी। कांग्रेस पार्टी ने 1934 में कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने इस मांग को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए ये क्या थी? ऑफिशियल डिमांड थी। 1934 में आप लिख सकते हैं कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार किया था, ठीक है। वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इस मांग को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए यह संविधान सभा की औपचारिक मांग थी। इसको ऑफिशियल डिमांड माना जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में सर आप लगा दे, ठीक है, इसे कहते हैं ऑफिशियल डिमांड। ऑफिशियल डिमांड कांग्रेस की औपचारिक मांग थी। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कभी कभी आपके एग्जाम में, ठीक है, कि कैसे बहुत प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं कि एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग कहां से करी थी? एम.एन. रॉय जो थे, मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग कहां से करी थी? तो मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगा, तो आप यहां से लिख सकते हो। पहले संविधान सभा की पहली मांग 1895 में अनौपचारिक मांग थी, बालगंगाधर तिलक ने करी। 1922 में महात्मा गांधी ने करी। 27 में आप लोगों ने पढ़ ली, किसने करी? 27 में जो मांग करी वो आपके मोतीलाल नेहरू ने करी। 1934 में जो मांग करी वो किसने करी? वो करी एम.एन. रॉय ने। और 1934 की एम.एन. रॉय की मांग ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। अब एक प्रश्न बनता है कभी कभी एग्जाम में कि संविधान सभा की औपचारिक मांग कांग्रेस पार्टी ने कब करी? यानी एक बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। इस प्रश्न को भी एक बार आप सभी के सभी सोल्व कर लेंगे। मैं आपकी पीडीएफ में बड़े अच्छे प्रकार से चीजों को लिखते जा रहा हूं जिससे किसी प्रकार की समस्या आपको ना रहे। एक प्रश्न बनता है कि कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग करी। कांग्रेस की संविधान सभा में औपचारिक मांग, कांग्रेस की आधिकारिक मांग आप लिख सकते हैं। आधिकारिक मांग कांग्रेस पार्टी ने कब करी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कांग्रेस ने संविधान सभा की ऑफिशियल डिमांड कब करी? समझ में आ रहा है ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? औपचारिक। ऑफिशियल डिमांड कांग्रेस पार्टी ने कब करी? तो इसका उत्तर आता है 1935 में। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल मांग करी थी। एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। एक व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू, क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब करी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कभी कभी कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब करी थी। ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आपको परेशान करता है अक्सर। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग करी थी। बेटा घबराना मत, फैक्ट से कभी घबराना मत, क्योंकि मैं फैक्ट को याद कराऊंगा आपको, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक माला में सारे फैक्ट पढ़ो के आपको माला पहनाऊंगा, जिसके बाद आपको किसी प्रकार की समस्या ही नहीं आने वाली कभी भी लाइफ में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग करी। अब देखो एक बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है, अगर आप कभी कंफ्यूज ना हो तो। संविधान सभा की औपचारिक मांग करी, औपचारिक। अगर आप कभी कंफ्यूज ना हो तो एक प्रश्न आपको बताऊं मैं, अगर आप लोग की अनुमति हो, बोलो हाँ या ना, पहले बताओ हाँ या ना। 1938 में आपकी अनुमति है? एक प्रश्न मैं आपको बताऊं अगर आपकी अनुमति हो तो। जवाहरलाल नेहरू को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग कहां पर करी थी, क्योंकि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की औपचारिक मांग करी थी। तो जवाहरलाल नेहरू की पहली अनौपचारिक जो मांग थी वो 1933 में एक न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर था। न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 1933 में संविधान सभा की मांग करी थी 1933 में। पर यह मांग कैसी थी? अनौपचारिक थी। और न्यूज़पेपर का नाम हुआ करता था न्यू हेराल्ड।
तो न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी थी, लेकिन ये मांग कैसी थी? अनौपचारिक थी। तो मेरे को नहीं लगता इतना एग्जामिनर आजकल इतनी गहराई में जाता है। ये तो आपकी बदकिस्मती होगी, कल को मैं ही कभी पेपर बनाऊं तभी ऐसा हो सकता है, या और भी आजकल बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं जो अच्छा पेपर बना सकते हैं। तो ये एक आपकी 1933 में न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में जवाहरलाल नेहरू ने मांग करी थी। न्यू हेराल्ड, इसका नाम लिख लेंगे, न्यू हेराल्ड। न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में इन्होंने इसकी मांग करी थी। ये सफिशिएंट है आप लोगों के लिए? बताइए, समझ में आया? सफिशिएंट है? सफिशिएंट। अब बताओ, मैं थोड़ा सा फैक्ट और बताऊं आपको, थोड़ी सी जानकारी और दूं आपको, अगर आपका मन है। बच्चों का मोटिवेशन आई है भाई, कि लूज तो नहीं है बच्चों का मोटिवेशन। थोड़ी सी और आपको इंफॉर्मेशन दूं मैं एमएन रॉय के बारे में, क्योंकि कभी कभी आजकल एग्जामिनर घुमा दे रहे हैं, और आजकल के जो नए लड़के एग्जामिनर बन रहे हैं, मेरी उम्र के कोई पेपर बनाने लग गया तो बड़ी चीजों को बड़ी कटुलता से ले रहा है। और मुझे जानकारी है तो उसको भी जानकारी होगी, मैं कभी दूसरे आदमी को मूर्ख नहीं मानता। किताबें हमेशा कम जानकारी रखती हैं, लेकिन अध्यापक या प्रोफेसर बहुत जानकारियां रखते हैं, और अक्सर पेपर वो आजकल सेट कर रहे होते हैं। तो चलिए एक बार थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा एम एन रॉय के बारे में। भाई लाला पेज कम पड़ जाए, कल से मेरी क्लास में 40-50 पेज ऐड कराया करो, ठीक है। एम एन रॉय के बारे में देखो, कभी कभी प्रश्न बनता है कि एम एन रॉय ने संविधान सभा की ऑफिशियल मांग करी। एम एन रॉय ने संविधान सभा की ऑफिशियल मांग करी। ऑफिशियल यानी औपचारिक। कब करी? जोर से बोलेंगे सभी के सभी। कब करी बेटा? 1934 में करी, 1934 में करी। अब प्रश्न बनता है बहुत ही प्यारा कि 1934 में एम एन रॉय ने जब संविधान सभा की मांग करी, तो एम एन रॉय आपको पता है एक साम्यवादी नेता थे। एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे, एक साम्यवादी नेता थे एम एन रॉय। ही वॉज ए कम्युनिस्ट लीडर, और कम्युनिस्ट लीडर थे। तो एम एन रॉय को 1931 में सजा हो गई थी, ये जेल में थे, 12 साल की सजा हुई थी इनको, तो जेल में थे एम एन रॉय। तो 1934 में एम एन रॉय ने जो संविधान सभा की मांग रखी, वो इन्होंने जेल से रखी थी। कहां से रखी थी? जेल से। ये एक प्यारा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कभी बन सकता है, ठीक है। और ये मांग इन्होंने अपनी किताब में करी थी, और इस किताब के बारे में जो जिक्र पहली बार हमारे संविधान में किया, या किसी से इसके बारे में कभी कभी सुनने को मिला, तो एक किताब है जिसमें करीब कहा जाता है करीब 1300 पेज की एक बुक है एम एन रॉय की। इस किताब में एम एन रॉय ने ये मांग सबसे पहले रखी थी। एक किताब इन्होंने लिखी थी, गुरुमुख निहाल सिंह ने इसकी चर्चा कर रखी है कि एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग वहां से करी थी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो जेल में थे, और जेल में इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब से इन्होंने संविधान सभा की पहली बार मांग करी थी। तो ये आपके सामने कुछ बेसिक डाटा मैंने दिया, इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आपके सामने चुटकियों में, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये हो गया, संविधान सभा की पहली मांग 1895 में हुई। वो संविधान सभा की अनौपचारिक मांग थी, अपने मन से उन्होंने कर दी थी। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग 1934 में हुई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संविधान सभा की पहली मांग, तो 1895 लगाओगे। संविधान सभा की ऑफिशियल मांग 1934 लगाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है भाई, रिप्लाई करो ना कमेंट्स के। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका पिन है, ठीक है। अब बुक का नाम भी पूछ रहे हैं, गुरुमुख निहाल सिंह ने इस बुक की चर्चा की है। अब एडिशनल चीजें आप मत जानिए, क्योंकि आपके ओवरबर्डन आपके ऊपर हो जाएगा। इतनी चीजों की जानकारी रखना आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। ऐसी अधिक जानकारी अगर आप चाहते हो तो फिर आप पेड बैच ज्वाइन करना, ठीक है। अत्यधिक जानकारी के लिए और अधिक एक्सप्लोर करने के लिए आप पेड बैच ज्वाइन करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए, जेल में थी, इनकी जेल के पीछे कहानी है, एम एन रॉय ने लिखी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। अब जब 1934 में, तो अब आपके सामने क्या क्या प्रश्न आ सकता है, यानी प्रश्न 2-3 तरीका से। संविधान सभा की पहली मांग, यानी एक तो मैंने लिखा आपसे पहली मांग, तो पहली मांग में आपका आंसर क्या होगा? 1895। संविधान सभा की औपचारिक मांग, औपचारिक, आपका आंसर क्या होगा? 1934। अगर आपसे प्रश्न पूछे संविधान सभा की मांग, पहली मांग, तो आंसर ये रहेगा, औपचारिक आंसर ये रहेगा। अनौपचारिक, अनौपचारिक आंसर आपका क्या रहेगा? अनौपचारिक में आंसर आपका ये रहेगा, पहले वाला। बात समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं गुरुजी। अब ये मांग हम कर किससे रहे थे? ये मांग हम कांग्रेस पार्टी, जो हमारी देश की जनता मांग कर रही थी, सारी की सारी मांग हमने करी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से।
ये सारी की सारी मांग हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से सारी की सारी हमने मांग करी। जब सारी की सारी मांग हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से करी तो भाई साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट अब इस मांग के बारे में क्या सोच रहा था। 1940 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगस्त प्रस्ताव पारित किया और अगस्त प्रस्ताव में 1940 में उन्होंने कहा ठीक है, आप जो डिमांड कर रहे हो इन सारी की सारी डिमांड को हम स्वीकार कर लेंगे, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने ये बात 1940 में कह दी। 1942 में इन लोगों ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। आपको जानकारी होगी कि 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में भारत में आया था क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। अब मैं एक प्रश्न यहां से अगर आपसे पूछ लूं तो बहुत सारे विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत आ जाएगी। एक्चुअली क्रिप्स मिशन जो नाम था ये तो हमने जनरल नाम याद करने के लिए दिया है। इसका एक्चुअल नाम था ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट। इसका एक्चुअल नाम था ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट। ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट ये था इसका पूरा नाम कि भाई हम वॉर करेंगे, उसके बाद ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट, ये क्रिप्स मिशन का पूरा नाम था। इसमें अंग्रेजों ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण है। कोई बात नहीं, अगर भारतीय चाह रहे हैं तो युद्ध खत्म होने के बाद ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट, ड्राफ्ट का मतलब होता है पूरा नहीं, ड्राफ्ट बना, और अगर विश्व युद्ध खत्म होगा उसके बाद हम भारतीयों को दे देंगे क्या, संविधान सभा। अगर भारतीय हमारा पूरा सहयोग करते हैं युद्ध में तो हम उन्हें संविधान सभा दे देंगे। इसको, इस क्रिप्स प्रस्ताव को या अगस्त प्रस्ताव को लोगों ने कहा कि दैट इज द पोस्ट डेटेड चेक, और इसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च कर दिया। या 1942 में आप सभी जानते होंगे, 1942 में कांग्रेस बोली ये तो काफी लेट है, ये पोस्ट डेटेड चेक है, और जवाहरलाल नेहरू बोले कि पोस्ट डेटेड चेक है, टूटी हुई बैंक का, ठीक है। मुस्लिम लीग बोली कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, अलग पाकिस्तान की मांग को इन्होंने हमें नहीं दिया है, इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया। और इस प्रकार से पूरी तरीका से ये जो था ये पूरा का पूरा मामला इनका क्या हो गया, फेल हो गया, और संविधान सभा की हमारी मांग स्वीकार हो गई। अब लेकिन संविधान सभा हमारे कंट्री में बनी नहीं। ब्रिटिश में मामला चला और मामला चलने के बाद हमारी संविधान सभा की मांग जो हम कर रहे थे वो मांग हमारी लटकी रह गई। और अंततः क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, और 1945 के ब्रिटेन के चुनाव में जब 1942 में मिशन आया था जो आपने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, उसमें ब्रिटेन का जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय हुआ करता था विंस्टन चर्चिल। चर्चिल की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और चर्चिल जो था वो कंजर्वेटिव पार्टी का था। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ। तो अब यहां से आगे की कहानी मैं आपको समझाता हूं। 1945 में क्या हुआ, ब्रिटेन में चुनाव हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों, ब्रिटेन में चुनाव हुआ। 1945 का ब्रिटेन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों रोल प्ले करता है, ब्रिटेन का चुनाव हुआ 1945 में, और ब्रिटेन के चुनाव ने पहली बार ब्रिटेन के चुनाव में ये बात सामने आई कि भारतीयों को फायदा मिला ब्रिटेन में चुनाव होने का। इस ब्रिटेन के चुनाव में इस बार जो पार्टी जीतकर सामने आई उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी, से प्रधानमंत्री बना। और लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कौन बना ब्रिटेन में, आप सभी को जानकारी होगी कौन बना। तो लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री बना ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली। कौन बना मेरे दोस्तों, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री बना। इस क्लीमेंट एटली के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इसने भारत में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल लेकर आया। हाउस ऑफ कॉमन्स एक प्रकार से मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से भारत में लोकसभा है उसी प्रकार से आप देखोगे कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ये लेकर आया विधेयक, बिल लेकर आया, और इस विधेयक में इन्होंने बिल पास कराया। और उसी बिल को आप लोग जो नाम देते हो, क्या नाम देते हो, दैट इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन, जिसकी को आप नाम देते हो कैबिनेट मिशन प्लान। आपने नाम सुना है इसका, कैबिनेट मिशन प्लान। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली ने किसकी सरकार को हराया था, विंस्टन चर्चिल की सरकार को हराया था। चर्चिल की पार्टी कौन सी थी, चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के हुआ करते थे। तो इसने चर्चिल की सरकार को, चर्चिल की पार्टी को इसने हरा दिया था चुनाव। इसके बाद ये चुनाव जीतकर ये जो है सामने आया था। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ये टेलीग्राम का लिंक आप क्यों बच्चों को नहीं दे रहे हो, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, लिंक देते रहो सभी को।
ठीक है, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम का लिंक आपका पिन है, शेयर करो सभी, कम से कम 500 लाइव हो। लाइव की समस्या नहीं है, कोई भी अध्यापक कभी इस चीज को पढ़ाए तो थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देना, नहीं तो आज तक तो नहीं पढ़ाया है किसी ने। ये बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई हैं आज तक तो आपने नहीं चर्चा की है। कभी फ्यूचर में इन्हें कभी करो, किसी प्लेटफॉर्म पर चर्चा करो, मेरी व्यूज 5000 2000 8000 हो, तो ऐसा मत करना। थोड़ी इज्जत करना, नहीं सरस्वती माँ रूठ जाती है मेरे भाई, इस बात का जिक्र करना। ठीक है, जैसे जो भी इंफॉर्मेशन दिए तो आप कभी कोट कर सकते हो, अगर आपको चाहिए इनके प्रूफ कहाँ से निकलेंगे तो उनके प्रूफ मैं दे सकता हूँ पर्सनली आपको। ठीक है, तो ये एक यहां से हो जाता है कैबिनेट मिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी। अब आता है भारत में कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यानी मैं पढ़ूं कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 24 मार्च 1946 को भारत में आया था कैबिनेट मिशन प्लान, 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन प्लान भारत की आजादी के लिए पास था, PAS। तो कैसे लिखोगे, P फॉर क्या है, पैथिक लॉरेंस, P फॉर क्या है, पैथिक लॉरेंस आप लिख सकते हो। A फॉर क्या है, AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर आप लिख सकते हो, ट्रिक है। और S फॉर क्या है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भी आप लिख सकते हो। ये 3 व्यक्ति हो गए, ये 3 व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन प्लान में। तो तीनों के तीनों कौन थे, मंत्री थे। एक प्रश्न यहां से भी बनता है कि तीनों कौन थे, तो इसका नाम ही कैबिनेट मिशन प्लान है। तो तीनों के तीनों कैबिनेट के मिनिस्टर थे। अब कैबिनेट के मिनिस्टर थे तो पैथिक लॉरेंस आगे चल रहे थे, तो ये इसके हेड थे। भाई हेड आगे चलता है पीछे चलता है, हेड हमेशा आगे चलता है, तो हेड थे। और इनके पास था सचिव थे, भारत सचिव, इसे भारत मंत्री या भारत सचिव यही पद इनके पास हुआ करता था। AB अलेक्जेंडर ये उस समय हुआ करते थे नेवी के मंत्री, नेवल मिनिस्टर, यानी इनके पास नेवी का मंत्रालय हुआ करता था। और स्टैफोर्ड क्रिप्स ये हुआ करते थे व्यापार मंत्री, यानी ये ट्रेड मिनिस्टर हुआ करते थे। ये वही स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो पहले क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे चर्चिल की सरकार में। इन्होंने पार्टी बदल दी, और पार्टी बदल के इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जी ठीक है, हम तो भैया अब आपकी तरफ हो जाते हैं। मंत्री कैबिनेट से थे, बहुत बढ़िया, हेलो हेलो हाय हाय। ठीक है, हेड पैथिक लॉरेंस, हेड हमेशा आगे चलता है ना, तो आप कैसे याद करोगे, भाई पैथिक लॉरेंस हेड है क्योंकि हमेशा आगे चल रहा है। तो सिंपल बात, दैट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन प्लान को पढ़ना तो बहुत आसान है, और ये मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया था कि कैबिनेट मिशन प्लान, अब मिशन है तो अब कभी भी आप किसी मिशन पे जाते हो कोई टारगेट होता है आपका। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी क्लास छूटने के बाद किसी मिशन पे निकल लेते हो, किसी के पीछे पीछे कहते हो गुरुजी आज तो पता करके आऊंगा कहाँ रहता है या कहाँ रहती है। तो मिशन है, आपका मिशन रहता है। कभी कभी आप किसी और मिशन पे चले जाते हो, तो मिशन में हमेशा उद्देश्य छुपा होता है, ऑलवेज इनहेरेंट ऑब्जेक्ट इन ऑलवेज अ मिशन। आप कभी किसी मिशन पे बिना उद्देश्य के नहीं जाते। आप कभी किसी से कहो यहाँ क्या कर रहे हो, एम ही घूम रहा था, एम ही क्या होता है, उद्देश्य। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो भारत में आया था, इसके भी भारत में कुछ उद्देश्य थे, और इसके उद्देश्य क्या थे, इसी के उद्देश्यों से माध्यमों से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। इस कैबिनेट मिशन प्लान के भारत में 2 उद्देश्य थे। 2 उद्देश्य कौन से थे, इसका पहला उद्देश्य था भारत में बनानी है संविधान सभा, संविधान सभा भारत में बनानी है संविधान सभा। और दूसरा उद्देश्य था भारत में बनानी है अंतरिम सरकार, अंतरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार। इसके 2 उद्देश्य थे, आप इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे दैट इज एंटरिम गवर्नमेंट, एंटरिम गवर्नमेंट। और ये है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, याद रहे कभी कॉन्स्टिट्यूशन मत लिखा करो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसको बोलते अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये थी संविधान सभा, इन 2 का निर्माण करना था। अब जब मैंने पिछली बार आपको आज से 2 साल पहले पॉलिटी पढ़ाई थी, फ्री पॉलिटी क्लासेस ली थी मैंने उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर पे, तब मैंने भी आपको इतनी सी चीज पढ़ाई थी। लेकिन पिछली साल एक MPPCS का पेपर हुआ, MPPCS में MP में कोई एग्जाम हुआ, तो आजकल एग्जामिनर का लेवल ना एक अलग लेवल पे चला जा रहा है। और उसने क्या किया कि मैं हमेशा किसी पेपर को देखता रहता हूँ, इससे क्या होता है, ये फायदा मिलता है कि आप जो पढ़ा रहे हो एग्जाम में फंस रहा है कि नहीं फंस रहा। तो उसने प्रश्न ये पूछा कि कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत में अपनी घोषणा कौन सी तिथि को करी थी, और उसमें डेट थी 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था, कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली आया था 24 मार्च 1940 को। लेकिन इसने अपनी घोषणा नहीं करी थी, इसने जो अपनी घोषणा करी थी
वो करी थी 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को इसने अपनी घोषणा करी थी कि इनका भारत में आने का उद्देश्य क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ये इन्होंने पहली बार 16 मई 1946 को अपने उद्देश्य को जनता के सामने डिक्लेयर किया था, अपने उद्देश्य को जनता के सामने बताया था। तो सोच के देखो आजकल एग्जामिनर कहां तक जा सकते हैं, मतलब कोई सीमा है, लेकिन सीमा तो है हर चीज की। आप अगर सिस्टमेटिक पढ़ाई करोगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो एग्जामिनर को आप पकड़ सकते हो। अगर आपने सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं की है तो हर बार आप पॉलिटी पढ़ोगे, हर एक नई किताब से पढ़ोगे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके प्रश्न वही फंस गए जो बेसिक वाले, तो आप पेपर पास कर ले जाओगे और सब्जेक्ट के दम पर। ये बात आपकी समझ में आई। इसकी घोषणा हुई थी 16 मई 1946 को। हमारे काफी पुराने विद्यार्थी इस क्लास में होंगे, जैसे मुझे लगता है कि एक बारमेर का लड़का था वो इस क्लास में होगा। है बाबू क्लास में नहीं है? अनुराग कुंतल क्लास में होगा, पारस साहू क्लास में होगा। हमारे पुराने काफी पुराने विद्यार्थी, एक लड़का था बारमेर का, है कोई लड़का? कमेंट आ रहा है बारमेर से? आरएएस दे रहा है वो, आरएएस मेंस दिया है, मुझसे पढ़ता था, बहुत अच्छा विद्यार्थी है। अभी क्लास में हो तुम? आरएएस के लिए हो क्लास में? विवेक कटियार है इस क्लास में, सच्ची पल्लव है। सर ऐसे हमें मोटिवेट रहने हम पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया सर, लव यू। अमन कुमार, राजेश कुमार, आसुर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। संजय कुमार जी, तरुण जी, बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी, सोनिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू गाइज, थैंक यू एंड लव फ्रॉम माय साइड। क्लास को शेयर करते रहो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को। देवेंद्र जी बहुत बढ़िया। देवेंद्र सिंह, मैं पुराना हूँ, अच्छा भाई। सर प्लीज बता दीजिए ऐप पर कहाँ पढ़ाते हो? एप्लीकेशन पर 2 जगह पढ़ाता हूँ मैं बीपीएससी कैटेगरी पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर, अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ, आई एम द टॉप प्लस एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। और मैं अपने एप्लीकेशन पे अदर एग्जाम्स के लिए मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। भरतपुर से देवेंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तरुण मिश्रा जी, बेटा क्लास को शेयर वेयर करते रहा करो, अधिक से अधिक विद्यार्थी क्लास में आए तो मेरा मोटिवेशन रहेगा। आज का आपका टारगेट अच्छा खासा लेकर चलो, जिससे कि और चीजें आपको क्लास में देखने को मिले। अब ये संविधान सभा के गठन की बात करी गई कि संविधान सभा का गठन किया जा रहा है। अब संविधान सभा के गठन में कुछ अजीब अच्छी अच्छी बातें आप सुनेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे कैसे किया गया, संविधान सभा ने कैसे कैसे कार्य किया, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। अगर मैं संविधान सभा के गठन की बात करूं कि भारत में संविधान सभा का गठन, अब ये 2 पॉइंट है। अंतरिम सरकार, आप मेरे को याद दिला दो कि अंतरिम सरकार भी हम पढ़ेंगे, और संविधान सभा के गठन के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो अब टॉपिक डालेंगे आप सभी, संविधान सभा का गठन, टॉपिक डालेंगे संविधान सभा का गठन। भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा भारत में कैसे बनी, इसको एक बार सभी के सभी विद्यार्थी लिखेंगे, ठीक है। संविधान सभा का गठन भारत में कैसे हुआ। देखो भारत की संविधान सभा के गठन की सबसे पहली मैं बात करूं, बेसिक सी बात आपको समझाऊं कि भारत देश को, उस समय का भारत देश आप देखोगे तो उस समय के जो हमारे कंट्री में लोगों ने कहा कि भारत की जो संविधान सभा बनेगी वो संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर बनेगी। पहला पॉइंट अंग्रेजों ने बोला कि इसका जो अप्रत्यक्ष इलेक्शन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, पहला पॉइंट तो इन्होंने ये कहा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। दूसरा इन्होंने पॉइंट बोला कि संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट होगी, 10 लाख पर 1 सीट होगी, ठीक है। इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना बेटा, 10 लाख पर 1 सीट होगी। और इसी आधार पर अंग्रेजों ने फिक्स किया कि भारत की संविधान सभा में करीब 389 सीट रहेंगी। भारत की संविधान सभा में ऐसा अंग्रेजों ने बोला कि 389 सीट भारत की संविधान सभा में रहेंगे। 389 यानी 389 सीट्स विल बी इंडियन असेंबली। भारत की संविधान सभा में 389 सीटें रहेंगी। अब 389 सीट भारत की संविधान सभा में रहेंगी, इसका मतलब क्या हुआ। अब अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि भारत में जो चुनाव होगा ये प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव होगा, प्रांतीय असेंबली का चुनाव होगा, जो प्रोविंस थे उनका चुनाव होगा। और प्रोविंस में टोटल मिलाकर 1585 सीट थी जिन पर उन्होंने कहा चुनाव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीका से आप ऐसे समझो कि 1585 सीटों पर चुनाव होगा, और इन 1585 सीटों में से ये 1585 लोग को चुनेगी जनता, ठीक है। और ये 1585 में से 389 चुने जाएंगे, तो ये जनता के लिए कैसे हो गए, अप्रत्यक्ष हो गए। भाई जनता ने इनका वोट नहीं डाला, इनका वोट तो इन्होंने डाला, तो ये 389 लोग कैसे चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। इन्होंने कहा 389 के प्रकार से हम इन्हें डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है सभी की? संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को? टॉपिक हैवी तो नहीं हो रहा? टॉपिक हैवी तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? कितने लाइक्स देख, कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं बेटा? 138। और ज्यादा बच्चे इस क्लास को एक बार फेंके और बच्चों तक क्लास को शेयर करें तो वो समझ में आएगा। पॉलिटिकल साइंस क्लास ऐप में, ठीक है राजेश कुमार जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बंद नहीं है। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। 1585 भारत की जनता चुनेगी और 1585 के बाद इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत की संविधान सभा का निर्माण होगा। तो उन्होंने कहा कि 389 सीटें, 389। अब 389 सीट को अंग्रेजों ने क्या किया, ऐसे करके बांटा। एक तो उन्होंने कहा भारत में होंगे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। एक तो कहा कि ब्रिटिश प्रांत होंगे, ब्रिटिश प्रांत की सीटों की संख्या होगी 292 प्लस बोला 4 क्या होंगी, 4 होंगी कमिश्नरी। क्या होंगी? 4 कमिश्नरी। क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों? 4 होंगी कमिश्नरी, कमिश्नरी। और बोला जी बाकी सीटें कहां से आएंगी? तो जी बाकी सीटें 93 सीटें जो होंगी ये होंगी राजा रजवाड़े की, राजा रजवाड़े। ऐसे करके इन्होंने सीटों को बांटा। तो आप गिन लेंगे 296 ये हो गई और 296 और प्लस 93 इज इक्वल टू 389। 389 सीटों को इस प्रकार इन्होंने बांट दिया। अब देखो मेरी बात समझना कि कमिश्नरी नाम की चीज क्या है, यानी आप कमिश्नरी नाम की चीज से क्या समझते हो? व्हाट इज द कमिश्नरी? ये कमिश्नरी क्या है? तो उस समय कमिश्नरी 4 थी, ABCD। जैसे आज हमारे कंट्री में यूनियन टेरिटरी है उस प्रकार से पहले कमिश्नरी थी। तो A फॉर क्या थी? अजमेर। B फॉर क्या थी? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। C फॉर क्या थी? कुर्ग, कुर्ग। और D फॉर क्या थी? दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी थी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। यहां से आपके सामने प्रश्न पूछा जाता है कि ABCD ये 4 सीटें थी, कौन सी? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। बात समझ में आई या नहीं आई? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। बात समझ में आ गई? 4 कमिश्नरी थी। बोला 4 तो कमिश्नरेट होंगी और ये ब्रिटिश प्रांत की 292 सीटें होंगी और 93 सीटें होंगी राजा रजवाड़े की। तो टोटल मिला के 296 और प्लस 93, तो 389 सीटों का ये डिवीजन है। इस प्रकार से सीटों को बांटा गया। इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो मेरे को बताओ। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट इसमें किसी को? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ABCD ये 4 हुआ करती थी। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है मेरे प्यारे बच्चों। इस इंफॉर्मेशन के दम पर आप बहुत सारे एग्जाम को पास कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे एक एडवांस लेवल की अब आपको चीजें बताता हूं। आप तैयार हो एडवांस लेवल जानने के लिए? कोई तैयार हो आप एडवांस लेवल जानने के लिए? एक प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछा जाने लगा है आजकल, या आपको जानकारी इस बात की होनी चाहिए। आजकल एक प्रश्न आ जाता है कि जो मैंने ब्रिटिश प्रांत आपको पढ़ाए हैं कि ब्रिटिश प्रांत की सीटें कितनी थी भारत में? बताओ 23 जोड़ लगा के कितनी सीटें थी ब्रिटिश प्रांत की भारत में? सभी बोलो प्यारे बच्चों, बोलो कितनी थी? गुरुजी ब्रिटिश प्रांत की भारत में सीटों की संख्या कितनी थी? अरे बताओगे कितनी सीटें थी? 292 सीटें थी। भारत में ब्रिटिश प्रांत जो हुआ करते थे, कितने ब्रिटिश प्रांत थे भारत में? उसमें भारत में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? उसमें भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। थोड़ी अलग इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं जो थोड़ी सी हाई लेवल की है। और इन 11 ब्रिटिश प्रांतों को अगर आप बांटोगे, ये 11 को भी आप डिवीजन में बांट सकते हो। किस ब्रिटिश प्रांत के लिए कितनी सीटें हुआ करती थी? 11 ब्रिटिश प्रांत की हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। कैटेगरी जो A थी इसमें 6 ब्रिटिश प्रांत थे, कैटेगरी B में 3 ब्रिटिश प्रांत थे और कैटेगरी C में 2 ब्रिटिश प्रांत थे। यानी टोटल भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। कैटेगरी जो A थी जिसके अंदर हिंदू हुआ करते थे, इसके अंदर पूरी हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी। कैटेगरी जो B थी इसके अंदर देखोगे आप तो पूरी की पूरी मुस्लिम यानी कि मोमडन पॉपुलेशन हुआ करती थी। और कैटेगरी C देखोगे तो इसमें 2 राज्य हुआ करते थे, एक था असम और दूसरा हुआ करता था बंगाल, असम और बंगाल। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब कौन सी कैटेगरी से चुनाव लड़के आए थे, तो असम, बंगाल यानी C ब्रिटिश प्रांत से चुनाव लड़कर आए थे। तो ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन हो जाती है। ये ब्रिटिश प्रांत का डिवीजन है। ये थोड़ी सी मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है जिससे कि आपको थोड़ा सा काम आ सके।
ये ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, ऐसे करके 11 ब्रिटिश प्रोविंस को आप बांट सकते हो। थोड़ी सी आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आ रहा है ना पॉइंट। अब जो संविधान सभा थी हमारी, इस संविधान सभा की बैठक से पहले संविधान सभा, समझ में आ रहा है पॉइंट। अगर मैं आपको बात बताना चाहूं, जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में सीटों का बंटवारा एक तो जनसंख्या के आधार पर हुआ, यानी जनसंख्या के बेस पे आपने पढ़ा कि सीटों का बंटवारा हुआ, और इसमें सीटों की संख्या 389 थी, और मैंने आपको पढ़ाया और आपने पढ़ लिया 292 और +4 और +93। इसमें कोई डाउट नहीं, इज दैट क्लियर? सभी की समझ में आ गया? क्लियर बोलो हाँ या ना। एक आता है अब समुदाय के आधार पर वर्गीकरण, कि समुदाय के आधार पर सीटों की संख्या किस प्रकार से बांटी गई। तो इसमें एक तो सीटें होती है सामान्य की, जनरल कैटेगरी सामान्य। सेकंड सीटें थी इसमें मुस्लिम की, मुस्लिम कैटेगरी। थर्ड सीटें थी इसमें सिख की, सिखों की कितने सीटें हुआ करती थी। इसको इन्होंने अलग अलग तरीका से बांटा था, अलग अलग तरीका से बांटा था, सामान्य की, मुस्लिम की और सिख की। सामान्य की, मुस्लिम की और किसकी? सिख की। ठीक है, सामान्य को आप साधारण बोल देते हो, साधारण। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो साधारण की सीटों की संख्या हुआ करती 213, और मुस्लिम की सीटों की संख्या थी 79, और सिख की सीटों की संख्या थी 04। ये बात समझ में आई आपके? बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आई सही विद्यार्थियों की? इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, समझ में आ गया पॉइंट सही विद्यार्थियों के? अब एक और इसका एक और बेस है, तो एक बेस तो इसका ये है, एक बेस इसका ये है, इसका एक तीसरा बेस और है। फॉर एग्जाम्पल कभी पूछ लेता है कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15, संविधान सभा में एससी की संख्या 26, संविधान सभा में एसटी की संख्या 33। तो कई प्रकार के प्रोविजंस हो जाते हैं जिनको आप समझ लोगे तो काफी सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी। जनरल 213, मुस्लिम 79, सिख 04। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक का पॉइंट? मुझे लगता है कि अब ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी सफिशिएंट है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है इस इन्फॉर्मेशन से। चलो आप इसको लिखो फटाफट फटाफट से, जल्दी जल्दी। संविधान सभा की सीटों का बंटवारा हमने अच्छे प्रकार से देख लिया। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? अब एक और डायमेंशन आपको एक्सप्लोर करनी है। संविधान सभा में जो संविधान सभा थी, इसमें संविधान सभा का चुनाव, तो आप टॉपिक लिख सकते हो संविधान सभा का चुनाव। गुरुजी संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ, संविधान सभा का इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मजा आ रहा है सभी विद्यार्थियों को पढ़ने में? इलेक्शन की मैं बात करूं तो इलेक्शन में इसमें कई सारे डायमेंशन निकलते हैं। पहला निकलता है कि इलेक्शन किस प्रकार का था, तो इलेक्शन था अप्रत्यक्ष। एक तो आप इसको उत्तर को दे लोगे, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट चुनाव हुआ करता था। सेकंड था अप्रत्यक्ष था, सेकंड था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये भी आप लिख सकते हो कि इसका जो चुनाव था वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हुआ था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये वयस्क मताधिकार पर भी आधारित चुनाव नहीं था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। यानी एक और प्रश्न यहां से बन जाता है कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, वयस्क मताधिकार पर, अडल्ट फ्रेंचाइजी पर आधारित नहीं था। तो ये भी आपको अपने आप में एक आधारित नहीं था, ये भी अपने आप में एक आपको बड़ा पॉइंट जानने को मिल जाता है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये अडल्ट फ्रेंचाइजी पे नहीं था। अच्छा, कई प्रश्न पूछ लेता है कि अप्रत्यक्ष हुआ तो कितनी सीटों में से हुआ, 1585 में से हुआ। 1585 में से कितने निकले, 389 निकले। कितने पे एक था, 10 लाख पर एक था। तो टोटल भारत की जनसंख्या उस समय कितनी थी, टोटल भारत की जनसंख्या थी उस समय 40 करोड़। कितनी थी मेरे प्यारे बच्चे, 40 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या थी। बेटा मजा आ रहा है, मुझे बताओ मजा आ रहा है क्लास में, मजा आ रहा है? अनुज प्ले 96 वोटों पर चुनाव। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं कि सीटों का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था,
तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ। चलो मैं इसको बताता हूं अगले स्लाइड में। यहां तक समझ में आया किसी को पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट इसमें किसी विद्यार्थी को? संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, तीन वयस्क का आधारित नहीं था। बहुत बढ़िया सर। मेंस एक लक्ष्मीकांत में ऐड कर रहा हूं। लक्ष्मीकांत दोबारा लिखनी पड़ जाएगी तुझे पूरी की पूरी। लक्ष्मीकांत में इतना ऐड कहां से कर लेगा? लक्ष्मीकांत पूरी दोबारा तुझे लिखनी पड़ जाएगी मेरे भाई, ठीक है? लक्ष्मीकांत में ऐड करता जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है कि संविधान सभा में एक बच्चे ने पूछा कि 389 थे, तो 389 में से 292 क्लियर है, 292 प्लस 4 क्लियर है, तो 296 जो सीटें थी यहां पर जो मैंने लिखी हैं, ये 296 मेंबर संविधान सभा में इलेक्टेड थे। इलेक्टेड मतलब समझते हो? निर्वाचित, निर्वाचित हुआ करते थे। और जो 93 हुआ करते थे ये थे नॉमिनेटेड। और नॉमिनेटेड समझते हो? राजा रजवाड़े इन्हें खुद बनाकर लाए थे, तो इन्हें आप नाम देते हो मनोनीत। ये कैसे हुआ करते थे? मनोनीत। तो प्रश्न यहां से बनेगा, संविधान सभा में कितने सदस्य मनोनीत थे? 93। संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित थे? उत्तर क्या होगा आपका? 296 संविधान सभा में इलेक्टेड थे। ये आपको पता है, ABCD आपको अच्छे प्रकार से पता चल चुका होगा। अब एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि भारत की संविधान सभा को, भारत को पाकिस्तान को बंटवारे के बाद, यानी अगर मैं कहूं कि भारत और पाकिस्तान के डिवीजन के बाद, यानी कब, तो 15 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा में कितने मेंबर थे? अगर मैं इसी डाउट को आपको अगले पेज पे समझाना चाहूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ, इस समय भारत की संविधान सभा में मेंबरों की संख्या पता है कितनी थी आपको? 299। तो आप ये लिख सकते हो कि आजाद या स्वतंत्र भारत की संविधान सभा, स्वतंत्र आजाद भारत की संविधान सभा जो बनी, उसमें सीटों की संख्या थी 299, 299, क्योंकि पाकिस्तान का डिवीजन हो गया तो कुछ सीटें पाकिस्तान में चली गई थी। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर सीटों को क्लियर कीजिए सर। सांप्रदायिक आधार यही है ना मेरे भाई, समुदाय यही तो संप्रदाय है, संप्रदाय का आधार यही तो है, और तो कुछ है नहीं। तो ये था 299 सीटें बची थी भारत की संविधान सभा में। अब एक प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछा जा रहा है कि 299 संविधान सभा में सीटें बची थी, ठीक है, ये 299 सीटों में कितनी कमिश्नरी थी भारत के अंदर? अब कमिश्नरी की सीटें कितनी बताई थी मैंने आपको, ये बताओ। कमिश्नरी की सीटें कितनी आपको मैंने पढ़ाई थी? 4 पढ़ाई थी। लेकिन 299 में भारत की संविधान सभा में 3 कमिश्नरी बची थी। एक कमिश्नरी थी जिसका नाम था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पूरी की पूरी जो कमिश्नरी थी, ये पूरी की पूरी चली गई थी पाकिस्तान में, इसीलिए भारत की संविधान सभा में 3 कमिश्नरी बची थी। ये आजकल एक नया ही ट्रेंड है जो पॉलिटी को अलग प्रकार के फैक्ट में लेकर चल रहा है। संविधान सभा में 3 बची थी भारत की संविधान सभा में, यानी 15 अगस्त 1947 को जो भारत की संविधान सभा बनी उसमें 3 ही कमिश्नरी हुआ करती थी, उसमें कोई चौथी कमिश्नरी नहीं थी। डाउट इज क्लियर? कोई डाउट यहां तक किसी विद्यार्थी को? मजा आ रहा है क्लास में? तो आज हमने काफी सारी चीजें आपको पढ़ा दी हैं, काफी सारी चीजें हमने क्लियर करा दी हैं। ये बहुत बड़ी PDF बन चुकी है। अब इसको मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा, अच्छे प्रकार से आप याद करिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अजमेर, दिल्ली और कुर्ग, बहुत बढ़िया। भारत की संविधान सभा के बारे में पढ़ते तो संविधान सभा का सबसे पहला विचार कहाँ आया? एक प्रश्न बनेगा। इंग्लैंड में हेनरी मैन ने दिया। विश्व की सबसे पुरानी संविधान सभा अमेरिका की संविधान सभा थी। विश्व में दूसरी संविधान सभा फ्रांस की थी। क्लियर है पॉइंट? फिलाडेल्फिया में अमेरिका की, और जो है असेंबली ऑफ जो है द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस की। भारत की संविधान सभा की पहली मांग 1895 में हुई थी, बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। अनौपचारिक मांग थी, स्वराज विधेयक में करी थी। इसके बाद संविधान सभा की मांग 1918 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में रखी, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं थी। इसके बाद 1919 में अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दी। 1922 में महात्मा गांधी ने रखी स्वराज विधेयक में। इसके बाद 27 में मोतीलाल नेहरू ने रखी। उसके बाद 28 में नेहरू रिपोर्ट आई। इसके बाद 1934 में एम एन राय ने औपचारिक मांग करी। एम एन राय की मांग को कांग्रेस पार्टी ने 1934 में इस मांग को स्वीकार कर लिया, और 1935 के अधिवेशन में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग रखी, ऑफिशियल डिमांड रखी। जवाहरलाल नेहरू ने मांग 1938 में करी थी। वैसे जवाहरलाल नेहरू 1933 में न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में इसके मांग के बारे में बोल चुके थे। एम एन रॉय समाजवादी नेता, साम्यवादी नेता थे,
और इन्होंने जेल से इस बात की मांग करी थी। पहली मांग हो गई औपचारिक मांग, क्लीमेंट एटली ने इस मांग को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और क्लीमेंट एटली की सरकार बनी तो उसने भारत में भेजा कैबिनेट मिशन प्लान। 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिस कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत में संविधान सभा बनाने की मांग करी और अंतरिम सरकार गठन की बात कही। इस कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी घोषणा करी थी 16 मई 1946 को, और इसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। भारत की संविधान सभा में 389 सीटों की संख्या थी और उसको हमने इस प्रकार से बांट दिया, अप्रत्यक्ष 10 लाख पर एक। इस प्रकार से ब्रिटिश प्रांत 4 थी, कमिश्नरी ABCD, ठीक है। अम्बेडकर नहीं थे, अम्बेडकर संविधान सभा में थे। अम्बेडकर संविधान सभा में पहली बार जब चुने गए थे तो वो पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। बाद में जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो अम्बेडकर की सीट चली गई थी पाकिस्तान में। डॉक्टर अम्बेडकर को दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने M जयकर साहब को बिठाकर कांग्रेस की पूना सीट से डॉक्टर अम्बेडकर को चुनकर लेकर आई और फिर वो संविधान सभा में आए। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब हम संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अरे बोलो मेरे लाडलो, हाँ या ना, क्लियर। अब संविधान सभा का परिणाम आएगा, संविधान सभा का रिजल्ट आएगा कि संविधान सभा का परिणाम क्या रहा, संविधान सभा के परिणाम में क्या क्या बातें आई, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कब, कल के संविधान सभा का परिणाम कैसे रहा, क्यों संविधान सभा को कांग्रेस कहा जाता है, कितनी पार्टी किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली। अगर आपका प्रेम प्यार हमारे साथ रहा तो क्लास इसी प्रकार से चलती रहेगी। क्लास आपको कैसी लगी? मन्नू जी बहुत बढ़िया। क्लास आपको कैसी लगी ये बताइए, सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए और थोड़ी स्पीड बढ़ाइए ना गुरु। आजकल मैथ के मास्टर 1+1 पढ़ाते हैं, उनकी वॉचिंग 4000 आती है। A+B+C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर जिंदगी में कभी काम नहीं आता, उसको भी 5-5 हजार बच्चा देखता है। और पॉलिटी सब्जेक्ट जिसको पढ़ने के बाद आप जज बन सकते हो, वकील बन सकते हो, दुनिया आपसे कांपती है, आप नेता बन सकते हो, ऐसी सब्जेक्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। हे भगवान, ये दुनिया कहाँ जा रही है? इस दुनिया को एक ट्रैक पर लेके जाओ, हैं? तो एक बार सभी क्लास के एंड में जब क्लास खत्म हो जाए तो इस इवेंट में क्लिक किया करो। इससे क्या होता है, एक बेनिफिट होता है कि YouTube ऐसी क्लास को खुद प्रमोट करता है। ऐसी जानकारी मुझे मेरी टीम ने दी है, ठीक है सर। दौरान हम सभी के लिए धन्यवाद। हम सो भी लिए, धन्यवाद। सो भी लिए, शानदार क्लास, सुपर परफॉर्मेंस गुरुजी। अरे ऐसी बात यार बेइज्जती मत करो, तुम सो भी गए यार, ऐसे कैसे हो गया मेरे भाई, ऐसे कैसे हो गया ये हैं? तुम सो भी लिए क्लास में हमारी सेशन के दौरान। बहुत अच्छा क्लास था, बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए, ईओ रो लिए प्रिय सर, क्या लिखा है? ईओ आरओ के लिए क्या सर? हाँ, ईओ आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है यार। दिस क्लास इज बेनिफिट फॉर ऑल नेशनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी कमीशन ऑफ द इंडिया, एनी कमीशन ऑफ द इंडिया, एनी कमीशन। पंजाब से हूँ, सुरजीत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पंजाब से हो, वेरी वेलकम। क्लास अच्छी लगी। पंजाब में त्वड्डी नाल 10-5 बच्चों को लेके आया करो अपने नाल और उनको बताओ कि हमारे गुरुजी यूपी वाले क्लास अच्छी देते हैं, ठीक है। कल से 2-4 पंजाबी कुछ लोगों को लेके आओ, ठीक है। कुछ मुझे इसमें सिंह और कौर कल से दोनों दिखनी चाहिए। प्लीज कंटिन्यू रहेगा सर, बेहतरीन परफॉर्मेंस सर। धीरू से कुमार जी कह रहे हैं, देवेंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा सर ये क्लास, थैंक्स सर जी, थैंक यू। भास्कर कह रहा होगा कि गुरुजी हमने तो पेड पढ़ा था आपसे, वहां तो आप ऐसा नहीं पढ़ाए। बेटा भास्कर, एक्चुअली क्या है कि मैं पॉलिटी अक्सर पढ़ता हूँ। अब मैं अगली बार जब पढ़ाऊंगा तो हो सकता है इसमें कुछ और नई चीजें जोड़ दूं, तो आप इस चीज को भूल जाओ हमेशा कि मैं एक ही चीज को रिपीट करता हूं। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी, हो सकता है मैं किसी बैच में बहुत कम पढ़ा दूं, किसी में बहुत ज्यादा पढ़ा दूं और किसी में बहुत ज्यादा पढ़ा दूं। तो जब लोगों ने कहा कि पॉलिटी 2.0 आ रही है तो मैंने थोड़ी सी चीजें इसमें बढ़ा दी हैं, जब 3.2 आएगी तो और बढ़ा दूंगा मैं, कोई अंत नहीं होता। एक अध्यापक और किताब में अंतर होता है, किताब अपडेट नहीं होती कमीशन के अनुसार, अध्यापक को अपडेट होता रहना चाहिए। हमको नहीं लग रहा आप पूरी पढ़ाएंगे राजू राज कह रहा है पूरी पढ़ाऊंगा तो शेयर किया कर क्लास को, हर बच्चा अपने साथ, तुम इतना तो कर सकते हो, 2-2 4-4 दोस्तों को लेकर आया करो, मैं पूरी पढ़ाऊंगा, तुम्हारा उत्साह दिखना चाहिए मुझे। 150-200 वॉचिंग कम ना हो, 300 अच्छे से बच्चा देखे क्लास को, इज्जत की बात है ना यार, हम पढ़ा रहे हैं गुरु,
हमारे पास सब कोचिंग संस्थान वाले हमें ऑफर देते हैं, सारे कोचिंग संस्थान वाले जिनके यहाँ अच्छी अच्छी वॉचिंग आती है, जिनके यहाँ 1-1 लाख बच्चा लाइव देखता है, वो भी हमें ऑफर देते हैं। जिनके यहाँ कम देखता है वो भी हमें ऑफर देते हैं। कई सारे मैथ के गुरुजी कहते हैं करण चौधरी हमारे चैनल पे आके एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक समूह बन, आजकल क्या एक समूह बन जाता हो। एसएससी वगैरह का बच्चा ज्यादा, रेलवे का, एसएससी का, तो ये एक अलग ही प्रकार की प्रकृति बन गई है। ऐसे अध्यापक आजकल ज्यादा पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, तो अब उनको देखने लगता होगा देख ले अपने पढ़ाना 150 की वॉचिंग आ रही है, तो ये शर्म की बात नहीं है। 150 शेर पढ़ा रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि उनके 10,000 के अधिकारी बनेंगे जो खड़े होंगे, तो जमीन भी उनको सलाम, उनको दुनिया सलाम करेगी। वो पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलता हूँ मैं। तो इसी एनर्जी के साथ जुड़े और बेहतरीन तरीका से अपनी पढ़ाई करें, तैयारी करें, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। मेरी दुआएं और उम्मीद आपके साथ है। आप पढ़ो, ये पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। खूब पढ़ोगे मास्टर बनोगे, थोड़ा इसको पढ़ लोगे एज इट इज तो आराम से सरकारी नौकरी तो लगी जाओगे। बहुत ज्यादा पढ़ जाओगे तो मास्टर बन जाओगे, और ज्यादा पढ़ जाओगे तो प्रोफेसर बन जाओगे, और ज्यादा पढ़ जाओगे तो फिलोसफर बन जाओगे। बेकार कभी नहीं जाएगा ज्ञान। और मेरी क्लास पॉलिटी की अगर देखोगे तो कम से कम कुछ नहीं बनोगे तो पॉलिटी के मास्टर तो बन ही जाओगे। राम राम मेरे भाई, राम राम त्रिपाठी एजुकेशन, ठीक है। तो कम से कम हमारी पीढ़ी को तो आगे बढ़ाओगे, यही काफी है लाइफ में। पढ़ो 1 घंटा डेली पढ़ो, प्यार से डेली डेली। वेरी नाइस क्लास, धन्यवाद। अच्छा, इस क्लास के ऊपर क्विज होगा, कब से होगा बेटा क्विज? क्विज का पोस्टर बना आ गया? पोस्टर भेजो जरा एक बार क्विज का। देखो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले, जीएस विद करण चौधरी। इसमें 13,968 बच्चे हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपकी पीडीएफ जाएगी अभी के अभी। इस टेलीग्राम चैनल पे बेटा भेज दे जल्दी, मूवी अल्टास के भेज दे। इस पर आपकी पीडीएफ जाएगी टेलीग्राम में, जीएस विद करण चौधरी। तो इस पर आपकी पीडीएफ चली जाएगी। पीडीएफ एज इट इज मैं इसमें डाल दूंगा, तो पीडीएफ की आपकी कोई समस्या पैदा नहीं होगी। जैसे मैंने हाथ से लिखा हुआ है इसी प्रकार की पीडीएफ आपकी क्लास में चली जाएगी, तो कोई समस्या आपको पैदा नहीं होगी। अब आती है बात कि क्या आपको चाहिए, क्या आप पॉलिटी क्लास पर आधारित कुछ चाहते हैं? देखो आजकल हमारी टीम भी बड़ी मेहनत कर रही है। क्या आप पॉलिटी क्लास पर आधारित क्विज चाहते हैं? क्विज ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो कल से इस क्लास पर आपको क्विज मिलेगा। तो क्विज मैं कराऊं या क्विज आप हमारे टेलीग्राम पर परफॉर्म कर लेंगे, तो वहां पर आपको इस पर बेस्ड क्विज मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। इस चैनल को ज्वाइन करके आप क्या पॉलिटी, कितने बच्चे चाहते हैं क्विज, इसको एक बार मुझे बता दें कि आप में से कितने विद्यार्थी क्विज चाहते हैं। तो हम क्विज डेली आपको करा दिया करेंगे। एक टाइमिंग डाल दे बेटा जरा पोल में, टाइमिंग फिक्स कर दे। 11 बजे की टाइमिंग डाल दे। 11 बजे की टाइमिंग पे क्विज करा दिया करो टेलीग्राम पे। और इस क्विज को एप्लीकेशन पे भी करा दिया करेंगे, एप्लीकेशन पे भी आपका क्विज हो जाया करेगा। तो आज की जो क्लास हुई है इस पर ही आपका बेस्ड क्विज होगा, डेली डेली आपका क्विज होगा। मेरे भाई त्रिपाठी एजुकेशन, नमस्कार शेखावटी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आऊंगा मैं तुम्हारी शेखावटी की धारा पे। वी वांट क्विज। अच्छा एक चीज और, पॉलिटी फैक्ट की वीडियो कैसी लगी आपको? पॉलिटी फैक्ट की वीडियो, क्विज हम सब क्विज सब चाहते हैं ना? यस सर, डेली क्विज। एक बार इस क्लास पे भाई क्विज करा दिया कर, ठीक है। हमारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है इस समय, आपके लिए बड़ा भरकम प्रयास कर रही है। एक मैंने आज एक वीडियो लॉन्च करी थी, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने एक वीडियो लॉन्च करी थी आज। एक मैंने नई चीज की शुरुआत करी है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले पॉलिटी पढ़ चुके हैं, या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनकी नौकरी लग चुकी है, तो वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। जिनकी नौकरी लग चुकी है वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। अप टू डेट का क्या मतलब है? तो अब जिनकी नौकरी लग चुकी है वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप सब खुद को अपडेट रखें, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहें। तो ये एक, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये यूट्यूब चैनल, सॉरी, इस यूट्यूब चैनल पे मैंने डिड यू नो पॉलिटी फैक्ट करके शुरुआत करी है। ये आप लोगों ने वीडियो देखा था क्या? डिड यू नो पॉलिटी फैक्ट? आवाज क्यों नहीं आ रही इसकी है?
ये आपने देखा था वीडियो डिड यू नो पॉलिटी फैक्ट? मुझे लगता है ये आपने देखा है वीडियो सभी लोगों ने, पॉलिटी फैक्ट बाई करण चौधरी। इसमें मैंने एक नई नई चीजें आपको मैं बता रहा हूं। तो इसमें जैसे मैंने आज बताया था आपको, प्रथम बार किसने दिया था संविधान सभा में, प्रथम बार कौन बोला था, ये स्टेटमेंट था इसमें। तो इसको आप सब लोग देखा करो जिससे मैं इसे बनाऊं, क्योंकि इसमें काफी समय लगता है, इसको बनाने में बहुत समय लगता है, टीम को काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसकी वीडियो एडिटिंग होती है, इसके बाद ये लॉन्च होता है, तो इसमें काफी समय लगता है। इसको आप चाहते हो बनाए हम डेली, तो इसको आप लाइक कर, इसको आप देखा करो, अगर ये अच्छा लगा तो इस पर कमेंट भी किया करो, इस पर कमेंट भी किया करो। ऐसे फैक्ट जैसे क्या होगा, एडिट करके टीम डालती रहेगी, थोड़ा सा मोटिवेशन इन लोगों को मिलता है ना। कोई बात नहीं, वो तो यूजीसी के ऊपर निर्भर करता है, अगली बार पूछ लेगा। राहुल कुमार धौलपुर से, बहुत बढ़िया। यस सर कृपलानी, हाँ सर देखे थे, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। भास्कर, इसको और बच्चों तक पहुंचाओ, जिससे क्या हो कि मैं अगली बार इसको लेके आपके बीच में और आ सकूं। देखो कितनी बड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए लड़के, जो इसको बनाते हैं बड़ी मेहनत करते हैं। तो एक बार इसे अधिक से अधिक कमेंट इस पर किया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हाथ जोड़ के, टीम को अच्छा महसूस होगा। हाँ, पॉलिटी पूरी पीडीएफ है, ठीक है। तो कल का पॉलिटी फैक्ट आएगा, उसके लिए इंतजार करना, आएगा ना कल का पॉलिटी फैक्ट आपको मिलेगा। बहुत ही धन्यवाद, जबरदस्त मिलेगा। तो इसी प्रकार से क्लास को देखते रहे, आनंद लेते रहे क्लास का। इसी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दे। और अब चलते हैं, हम अगली क्लास में मिलेंगे। 9 दिसंबर 1940 में जेवी किलवानी बोले थे, पहली बार बोले थे, बहुत बढ़िया। और ऐसी बहुत सी फैक्ट आपको, ऐसी जानकारी मिलेंगी जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होंगी। संविधान सभा की प्रथम बैठक को शोक सभा कहते हैं। शोक सभा क्यों कहते हैं? इसमें किसी की मृत्यु हो गई थी, किसकी मृत्यु हुई थी? राहुल कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। टेलीग्राम पर डाल दीजिए इसको, टेलीग्राम पर डलवा देना एक बार, टेलीग्राम पे इसको डाल दो। डाला नहीं टेलीग्राम पे इसको? है, मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे नहीं डाला आप लोगों ने इसको यार। पीपल आर, मतलब कभी कभी छोटी छोटी गलती तो आप लोग करते हो यार। कहाँ डाला टेलीग्राम पे? पॉलिटी फैक्ट गया तो है, एक बार दोबारा से आप इसे डाल देते हैं, ठीक है। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो टेलीग्राम पे पीडीएफ भी डल जाएगी आपकी अभी की अभी। एंड गुड नाइट सर, थैंक यू, लव यू यार, जय हिंद। क्लास अच्छी लगी कमेंट करना, क्लास के लास्ट में, सभी क्लास के लास्ट में कमेंट करना, सर मजा आया, पक्का। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि इसकी क्लास अच्छी है, तो वो और बच्चों को भेजता है क्लास को।